क्या मतलब होता है। तो जैसे ये एक साइन का ग्राफ देखिए बेटा, ये एक साइन का ग्राफ है इस तरह से, तो हम इसके चार पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट हो। तो इसमें जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को, ठीक है, हम एक सर्कल पे बनाएंगे। ये जैसे सेमी सर्कल हो गया और ये उसके नीचे वाला पार्ट हो गया, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एक सर्कल से। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ से। ठीक है, अब ये इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होगी, तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी और ये इसकी पीक वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये साइन की पीक वैल्यू यानी कि 1 हो गई। ठीक, फिर आगे आइए, तो ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो सर्कल के ये सेकंड क्वाड्रेंट से डिनोट होता है। तो इसमें देखिए आप, ये हाइट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है और फाइनली 0 हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। ये जो थर्ड पार्ट है ये थर्ड क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा, ये मिनिमम नेगेटिव हो गया। ठीक है, और फिर ये वापस 0 पे हो जाएगा, तो ये 0 पे पहुंच गया। तो आप इसको, साइन के ग्राफ को इस सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया P1, ये वाला P1 हमने यहां से दिखा दिया। तो इसको अगर इसके सेंटर से देखेंगे तो ये इसका, ये phi 1 हो गया, ये इसकी फेज हो गई, मतलब एंगुलर पोजीशन हो गई। फिर आप देखिए कि P2, P3, P4 आपको यहाँ पे दिखेगा, ये इसकी फेज हो गई, ये P4 की फेज हो गई phi 4। ठीक है, फिर ये वाला जो है ये सिक्स्थ पॉइंट है P6, तो P6 यहाँ पे होगा और इसकी जो फेज है वो 90 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से जो पॉइंट यहाँ पे होगा उसकी फेज 180 डिग्री हो जाएगी, यानी कि पाई के इक्वल। जो यहाँ पे होगा उसकी फेज 270 यानी कि 3 पाई/2 के इक्वल होगी और इसकी फेज 2 पाई के इक्वल। तो इस तरह से जो साइन का ग्राफ है उसको अगर सेंटर से हम एंगल बनाएं तो इस एंगल को हम फेज बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेज किस चीज को बोलते हैं बेटा। तो ये जो एक ऑसिलेशन है इसको आप एक सर्कुलर ऑसिलेशन से कंपेयर कर सकते हो, और इसके ऊपर जो ग्राफ के ऊपर, साइन के ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट होगा उसका एक पर्टिकुलर फेज एंगल होगा, है ना, तो जो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो ये एक AC सर्किट होगा और इसमें खाली रेजिस्टेंस होगा। तो हम देखेंगे कि अगर आप इसको एक सोर्स से कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस को, तो जो करंट मिलती है उसका बिहेवियर EMF यानी कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैसा होता है। जैसे ये सपोज करिए कि कोई रेजिस्टेंस है और आपने इसको एक AC ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज अ सोर्स और इसका जो EMF है वो ऑल्टरनेटिंग EMF है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट है, E0 sin ओमेगा टी। तो जब ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये रेजिस्टेंस का ये वाला पार्ट हायर पोटेंशियल पे होगा और ये नेगेटिव पे होगा तो ये भी लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम VR से डिनोट करेंगे और ये जो VR है ये I इंटू R के इक्वल होता है। I इसमें फ्लो होने वाली ऑल्टरनेटिंग करंट है और इस करंट का हम इसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखेंगे। तो ये जो ओमेगा टी है दिस इज एंगल एंड दिस इज फेज, तो इसका जो फेज है वो ओमेगा टी है, तो फेज एंगल ओमेगा टी के इक्वल है। तो हमें EMF पता है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये पता है कि EMF साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो हम देखेंगे कि करंट का वेरिएशन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है EMF की तरह या उससे अलग होता है। उसका वेरिएशन में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा या फेज डिफरेंस नहीं होगा वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा सर्किट है इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दीजिए, बाय किरचॉफ सेकंड लॉ और KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो जैसे हम सपोज करिए कि इस तरह से चलना शुरू करते हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले हो गया, तो जो EMF है उसको नेगेटिव ले लेंगे। फिर ऐसे गए तो VR के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे।
तो ये रूल बन गया माइनस ई प्लस बी आर, और क्लोज सर्किट में नेट पोटेंशियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस ई प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वी आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। वी आर आई इंटू आर के इक्वल होता है, और ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम तो करंट में इंटरेस्टेड है, करंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू हो गई ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए कि जो आई है वो आई नॉट कब होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट मतलब पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो आई अगर आई नॉट के इक्वल होगा तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो 1 होगी। तो आई आई नॉट के इक्वल तब होता है जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आई को तो आई नॉट रख दीजिए, ये आई तो आई नॉट हो जाएगा, और इसका इफेक्ट आएगा कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि आई नॉट हो गया ई नॉट बाय आर के इक्वल। ये करंट की पीक वैल्यू और ईएमएफ की पीक वैल्यू का रिलेशन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और जो ई नॉट बाई आर है वो आई नॉट के इक्वल है, तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो गई ईएमएफ की ये, और वोल्टेज की इक्वेशन ये है। तो दोनों की फेज को कंपेयर करें, तो आप इसका भी फेज देखिए, तो फेज इसका भी ओमेगा टी के इक्वल है, और इसका भी जो फेज था वो ओमेगा टी के इक्वल था। इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर करंट इज इन सेम फेज, करंट इज इन सेम फेज विद वोल्टेज और ईएमएफ। तो करंट का वेरिएशन, करंट का एंगल उसी तरह से चेंज होगा जिस तरह से ईएमएफ का चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें फिर आपसे दो डायग्राम पूछे जाते हैं बेटा, एक तो वेव डायग्राम पूछा जाता है और एक फेज डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, तो वेव डायग्राम और फेज डायग्राम देखिए जरा। मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर वापस नोट करने का टाइम आपको दूंगा बेटा। तो पहले ये वेव डायग्राम और फेज डायग्राम देख लीजिए। तो वेव डायग्राम देखिए बेटा दोनों। देखिए ये टाइम एक्सिस है, और इस वाले एक्सिस पे हम ईएमएफ और करंट को शो करेंगे। ईएमएफ को येलो से और करंट को रेड से। तो ये ईएमएफ का ग्राफ है बेटा, दिस इज द ग्राफ फॉर ईएमएफ, और इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का वेरिएशन, करंट की फेज भी उसी तरह से है। तो जो करंट है वो इस तरह से जाएगा ऐसे, जब ये मैक्सिमम होगा ईएमएफ तो करंट भी मैक्सिमम होगी, यानी कि 90 डिग्री का फेज इसमें भी आएगा, और जब ये जीरो होगा तो 180 डिग्री का फेज इसमें, यानी कि दोनों का वेरिएशन बिल्कुल एक जैसा चलेगा। वाई एक्सिस पे जो हाइट है वो डिफरेंट हो सकती है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो करंट में और ईएमएफ में ये रिलेशन होता है। तो अगर R 1 के इक्वल होगा तो जो करंट है वो न्यूमेरिकली ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी, अगर R 1 आएगा तो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर 1 ओम लेते हैं तो ये येलो और रेड ग्राफ दोनों ओवरलैप करेंगे, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर R 1 से बड़ा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर R 1 से छोटा होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का वेरिएशन बिल्कुल एक जैसा होगा। तो इसको बोलते हैं वेव डायग्राम। इसका ये मतलब है कि जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी, जब ईएमएफ मिनिमम होगा तो करंट मिनिमम होगी, जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट जीरो होगा। ठीक है, अब इनका फेजर डायग्राम देखिए। फेजर मतलब फेज यानी कि एंगल वाला डायग्राम। तो देखिए ये जैसे पहले हमने ईएमएफ बनाया, तो ईएमएफ की फेज कितनी दी हुई है बेटा, ईएमएफ की इक्वेशन है E इज इक्वल टू आई नॉट साइन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों का फेज सेम है बेटा, ये ओमेगा टी दोनों का फेज सेम है। तो यहां से जब आप एंगल बनाओगे तो ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी, तो साइन इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो ये जो लेंथ है ये
ई को बताएगा, यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ की, और जो डायगोनल है वो पीक वैल्यू है, यानी कि ई नॉट। तो जो डायगोनल है ये ई नॉट को डिनोट करता है, और जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिनोट करता है। अब करंट कहाँ पे बनाए, तो करंट का भी फेज एंगल सेम ही रहेगा। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ये इसी के ऊपर आएगा। वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है ई नॉट की, हम कम बना रहे हैं, ठीक है। तो जो रेड वाला है वो आई नॉट को डिनोट करता है, और इसकी ये जो प्रोजेक्शन है ये ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। तो जो वर्टिकल जो ईएमएफ है ये तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को बताता है, और जो ये जो स्लांट है ये पीक वैल्यू को बताता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पीक वैल्यू है हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ज्यादा होगा। तो खास बात क्या है, खास बात है कि इन दोनों में एंगल सेम रहेगा, और यही बताता है कि जो ईएमएफ है और करंट है वो दोनों सेम फेज में होते हैं अगर एसी में रेजिस्टेंस है आर। तो एसी सर्किट्स में अगर रेजिस्टेंस होगा तो फेज सेम रहेगी, यानी कि करंट और ईएमएफ का वेरिएशन बिल्कुल एक जैसा होगा। देखिए जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर इस तरह का है, ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, और इसको हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एसी सोर्स है इसमें एक टाइम वेरिंग ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज करिए कि ये हायर, एक इंस्टेंट पे ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पे। तो इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ इसके जो ईएमएफ है उसको अपोज करेगा, यानी कि अपने कॉज को अपोज करेगा। तो इसलिए ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कि इधर हायर पोटेंशियल होगा और इधर लोअर। तो ये करंट को इस डायरेक्शन में इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो उसको घटाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा इसको हम ई एल से डिनोट करेंगे, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एल, और ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस एल डी आई डी टी के इक्वल। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी। अब इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ऐसे चलते हैं। तो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो हम ऐसे चलेंगे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई, ठीक है। फिर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो इसको भी नेगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ई प्लस ई एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या कहिए कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई एल की वैल्यू हो गई माइनस एल डी आई डी टी इज इक्वल टू 0। हम करंट में इंटरेस्टेड है, हम देख रहे हैं कि करंट का वेरिएशन कैसे होगा। तो माइनस एल डी आई डी टी राइट साइड में जाएगा तो एल डी आई डी टी हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में बचेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हम डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है बेटा। ये डी आई की वैल्यू हो गई। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें करंट मिल जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये ई नॉट बाई एल और साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। तो जो ई नॉट बाई एल है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये माइनस ई नॉट बाई एल, और ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो माइनस, हाँ एक और चीज, ये जैसे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की प्लेस पे ओमेगा टी है, तो इसलिए इसको ओमेगा से डिवाइड भी करेंगे, तो ये ओमेगा नीचे आ जाएगा, एल ओमेगा हो जाएगा। तो माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा और साइन, और इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा, ओमेगा टी
हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हम इसकी फेज को ओमेगा टी की फेज से कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने माइनस को कॉमन लिया ताकि ये पॉजिटिव हो सके। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाएगा, तो दो बार माइनस होने की वजह से ये ई नॉट बाई एल ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आप देखिए कि इसकी जो करंट है उसकी फेज चेंज्ड है ना, तो इसका जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि इसका फेज एंगल कम है। तो ये पाई बाई 2 90 डिग्री पीछे रहेगा, कम रहेगा मतलब पीछे रहेगा ईएमएफ से। तो यहां से जो इसका फेज मिल रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं कि जो करंट है लैग्स ईएमएफ, करंट ईएमएफ से पीछे रहता है। कितना पीछे रहता है? पाई बाई 2। या हम ये बोल सकते हैं कि ईएमएफ लीड्स, लीड्स मतलब आगे रहता है करंट बाय पाई बाई 2। तो 90 डिग्री का दोनों में फेज डिफरेंस होता है। कौन आगे रहता है? ईएमएफ आगे रहता है, और कौन पीछे रहता है? करंट पीछे रहता है। दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो इक्वेशन है आई नॉट कब होगा? नाउ आई इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये साइन वाला टर्म 1 होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 1 के इक्वल होगा तब आई नॉट के इक्वल होगा। तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या बन जाएगी? तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज होके आ जाएगी। आई की प्लेस पे तो आई नॉट हो जाएगा, और ये ई नॉट बाई एल ओमेगा, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। जरा उसको याद करिए कि रेजिस्टेंस के केस में आई नॉट किसके इक्वल था? रेजिस्टेंस के केस में आई नॉट ई नॉट बाई आर के इक्वल था, और यहाँ पे आई नॉट ई नॉट बाई एल ओमेगा है। तो ये जो एल ओमेगा है ये है तो कुछ आर जैसा ही, क्योंकि यूनिट से अगर देखोगे तो एल ओमेगा की यूनिट वही आएगी जो आर की यूनिट है, लेकिन ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, ये एल इंटू ओमेगा है। इस एल इंटू ओमेगा को क्या बोलते हैं? तो ये जो एल इंटू ओमेगा है इसको बोलते हैं एक्स एल। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो ओम ही होती है। ये क्या होता है? दिस इज रेजिस्टेंस टू करंट, लेकिन इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते है ना, तो इसको ऑपोजिशन बोलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है। तो दिस इज ऑपोजिशन टू करंट, करंट, और ये इन एन इंडक्टर। सर एक्स रेजिस्टेंस है? एक्स रेजिस्टेंस नहीं है, एक्स ऑपोजिशन है। इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सएल है इसका एक यस सर। नाम है, इसका नाम होता है कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये है तो ऑपोजिशन टू करंट, जैसे रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू करंट, उसी तरह से ये जो एक्सएल है एल ओमेगा के इक्वल, ये भी ऑपोजिशन टू करंट है, लेकिन इस ऑपोजिशन टू करंट को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं बोलते। रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं? ये जो रिएक्टेंस वर्ड है इसको इसलिए बोलते हैं एज इट रिएक्ट्स विद फ्रीक्वेंसी, रिएक्ट्स विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस है, आप एसी ऑसिलेटर, तो ये एसी कहां से आया? एसी ऑसिलेटर में हमने समझा कि जो एसी करंट है वो किस तरह से डेवलप होती है। एक आर्मेचर कॉइल को आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करते हो, और वही फ्रीक्वेंसी आपको एसी में भी देखने को मिलती है, ओमेगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो ये एक्सएल है वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इसकी शेप की वजह से, जो कॉइल की शेप है ना, तो आपको पता है कि जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा।
और आर्मेचर कॉइल की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही फ्लक्स उतनी तेजी से चेंज होगा। इस वजह से ये ईएमएफ को इफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी, और एक्सएल की वैल्यू में भी फ्रीक्वेंसी आती है। तो एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस जैसी एक चीज है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये करता है। आप इसको घटा या बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट करता है, रेजिस्टेंस को तो नहीं कर सकते। तो देखिए, ये अगर फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सएल है, तो ये एक्सएल जो है ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जो एक्सएल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वैसे ही वैसे उसको ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा करंट को, और एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल ओमेगा टर्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ये एक आपको इंडक्टर मिलेगा, तो इंडक्टर में आपको इंडक्टर की शेप की वजह से एक ऑपोजिशन मिलेगा जो कि एल इंटू ओमेगा के इक्वल होगा, और इसको हम रेजिस्टेंस ना बोल के रिएक्टेंस बोलेंगे। और रिएक्टेंस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन बदल के क्या हो जाएगी, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा, तो आई नॉट हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जो पीक वैल्यू है, यहाँ पे जो फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और पीक वैल्यू आई नॉट हो गई। तो ये जो करंट है वो ईएमएफ से पाई बाई 2 एंगल पीछे होती है। ठीक है, आप नोट करिएगा, मैं इसका भी आपको एक डायग्राम बना दूं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे होता है? फेजर डायग्राम, तो देखिए ये फेजर डायग्राम है दोनों के। ये ईएमएफ है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो फेज है वो 90 डिग्री है, और ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? करंट का है। ये पहले वाली करंट का है, रेजिस्टेंस वाली करंट जो सेम फेज में थी। अब इसको करंट को हमें 90 डिग्री पीछे ले जाना है। तो अगर हम करंट को 90 डिग्री पीछे ले जाएंगे तो ये करंट किस तरह का होगा? तो आप देखिए कि इसको 90 डिग्री पीछे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको 90 डिग्री पीछे ले जाइए बेटा। तो ये जो 90 डिग्री जब इसको पीछे ले जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा 90 डिग्री की पोजीशन कहाँ पे होती है? ये क्लियर है या नहीं बेटा, बोलिए। यस सर। मैंने इसको 90 डिग्री पीछे ले गया, तो जब मैं इसको 90 डिग्री पीछे ले जाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा ग्राफ? आपको इस तरह से दिखेगा बेटा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। समझ में आया नहीं बेटा? तो जो रेड वाला ग्राफ है वो 90 डिग्री पीछे है फेज में, तो उसका जो वेरिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जब ये ईएमएफ का ग्राफ था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और ये करंट का ग्राफ है, करंट का ग्राफ है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो हम इसको 90 डिग्री पीछे ले गए, यानी कि एक क्वाड्रेंट पीछे ले गए। तो उसमें क्या होगा कि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ईएमएफ की, तब करंट की वैल्यू 0 होगी। जब ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये 90 डिग्री फेज में पीछे रहता है। ठीक है बेटा, तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आप इसको मिटा दीजिए, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये 90 डिग्री फेज में पीछे रहेगा। तो ये वाले जो ग्राफ है ये ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का हो गया। तो इसमें जो करंट और ईएमएफ है उसका वेरिएशन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें वेरिएशन अलग से होता है। जब करंट मैक्सिमम होगी तो ये ईएमएफ की वैल्यू 0 है, और जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट की वैल्यू 0 है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, 90 डिग्री पीछे रह जाती है करंट। तो आपको ये ग्राफ से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई ये जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है इससे। तो रेड वाला जो ग्राफ है वो करंट को बता रहा है। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए बेटा, ये फेजर डायग्राम है
ईएमएफ का ग्राफ मैंने बनाया तो उसकी जो फेज थी वो ओमेगा टी थी, ये ई नॉट को डिनोट करता है, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे 90 डिग्री पीछे जाना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलूंगा या क्लॉकवाइज सेंस में चलूंगा? अगर मुझे 90 डिग्री पीछे जाना है तो एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल चेंज होता है बेटा, एंगल इंक्रीज होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो ना तो एंगल इंक्रीज होता है, जैसे ये 0, एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो 90 डिग्री आगे पहुंच जाओगे, पीछे नहीं। अगर आपको 90 डिग्री पीछे जाना है तो आप किस डायरेक्शन में चेंज करोगे, जाओगे बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेंस Clockwise. में जाएंगे। तो यहाँ से हमें 90 डिग्री ऐसे जाना पड़ेगा पीछे, तो 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2। आप सोच के देखिए कि अगर ये एंगल ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है, उसमें 90 डिग्री माइनस करोगे तो 30 माइनस 90 माइनस 60 होगा, तो 0 से 60 डिग्री नीचे। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को। और जो इसकी स्लांट ये लाइन जो है ये डिनोट करेगा इसकी पीक वैल्यू को, यानी कि आई नॉट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम, ये वेव डायग्राम है, सॉरी दिस इज वेव डायग्राम, और जो अभी डायग्राम बना है वो फेजर डायग्राम है, दिस इज फेजर डायग्राम। नोट करिए बेटा। सर इसे तो देखिए जैसे ये कोई कैपेसिटर है सी इसकी कैपेसिटी हो गई, और इसको हमने एक एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। एसी ऑसिलेटर, ये जो सोर्स है ये आपको ई नॉट साइन ओमेगा टी एक टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। किसी मोमेंट पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको हम VC से डिनोट करेंगे, VC। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC, और जो एसी ऑसिलेटर है उसका ईएमएफ टाइम वेरिंग है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें ऐसे KVL लगा दें, तो बाई KVL, तो पहले ये एसी ईएमएफ का हायर पोटेंशियल पहले आएगा तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये माइनस ई हो गया, और फिर VC का नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, वो VC हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रिलेशनशिप होता है? कैपेसिटर के अक्रॉस Q इज इक्वल टू C इंटू V के बराबर होगा, तो VC को हम Q/C लिख सकते हैं। और Q से करंट का रिलेशनशिप होता है, करंट का क्या रिलेशनशिप होगा Q से? तो E इज इक्वल टू VC हो गया, E इज इक्वल टू VC, तो E हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और VC की वैल्यू हो जाएगी Q/C के इक्वल। तो Q की वैल्यू हो जाएगी C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब इससे करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो I है वो dQ dt के इक्वल होगा, तो ddT ऑफ Q की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो C ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। कैपेसिटी कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये साइन ओमेगा टी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसमें अब हम लगाएंगे चेन रूल। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ओमेगा इंटू ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट की वैल्यू होगी। अब इसको हम, ये कॉस का फंक्शन है, ये साइन का, तो इसकी फेज को कैसे कंपेयर करेंगे? ओमेगा टी तो हमें मिल रहा है, तो ओमेगा टी का साइन चेंज करे बिना, ओमेगा टी का साइन चेंज नहीं करना है, और कॉस को हमें साइन में ले जाना है। तो अब ये चीज का ध्यान रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे तो वहां पे भी साइन पॉजिटिव रहेगा और ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होती है।
तो आप 90 माइनस थीटा करके भी कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो और 90 प्लस थीटा करके भी कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। इसमें थीटा का साइन चेंज हो रहा है, इसमें थीटा का साइन सेम है। हमें ये जो ओमेगा टी है इसका साइन चेंज नहीं करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फेज देखिए, फेज क्या आ गई, इसके फेज हो गई ओमेगा टी प्लस π/2। तो इससे हमें पता लगता है कि करंट 90 डिग्री आगे है, करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री आगे रहती है ईएमएफ। ठीक है, अब इसमें हम इसका जो रेजिस्टेंस है या जो ऑपोजिशन है करंट के लिए उसको भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने इंडक्टर के लिए किया था। तो जो सी ओमेगा है ये ई नॉट के अपॉन में आना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई नॉट, और ये जो सी ओमेगा है जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 1/c ओमेगा हो जाएगा। ये किसको समझ में नहीं आया बेटा? ये जो सी ओमेगा है अगर हम इसको न्यूमरेटर से हटाएंगे तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं है तो 1/ओमेगा c में देखिए ओमेगा c ऊपर जाएगा, तो ये ई नॉट इंटू ओमेगा सी के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये हो गया साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो जो करंट है I इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। तो जो करंट है वो मैक्सिमम तब होगी जब साइन π/2 प्लस ओमेगा टी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो I की प्लेस पे तो I नॉट आ जाएगा और E नॉट अपॉन 1/ओमेगा c। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, तो E नॉट अपॉन 1/ओमेगा c। तो ये भी कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, इसको हम XC से डिनोट करते हैं। तो जो XC है वो 1/ओमेगा c के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज ऑपोजिशन टू करंट इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट का ऑपोजिशन होता है वो XC। अब आप सोच सकते हो कि XC को क्या बोलेंगे? कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं? रिएक्टेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स विद फ्रीक्वेंसी, है ना, एज इट रिएक्ट्स विद फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है? इंडक्टर जैसे नहीं, इंडक्टर में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ओमेगा, ये XC और ये ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटेगी। तो तीनों को देखिए अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, तो वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XL, और जो XC है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमें एक और रिलेशन मिल गया। अब इन वैल्यूज को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये I नॉट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 बदल के हो जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसकी जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे रहती है। XC की यूनिट, क्योंकि ये ऑपोजिशन टू करंट है तो बिल्कुल XC की यूनिट ओम ही होगी, जैसे XL की यूनिट ओम होती है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका पहले वेव डायग्राम देखिए, वेव डायग्राम। तो देखिए ईएमएफ का ग्राफ हो गया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये करंट का ग्राफ हो गया। ये करंट का ग्राफ हो गया जो सेम फेज में है।
ठीक है, ये इसके सेम फेज में है। अब हमें क्या करना है, करंट को फेज में आगे ले जाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री ये वाला पॉइंट है 90 डिग्री, है ना। तो जो क्वार्टर पार्ट है वहां पे फेज 90 डिग्री होती है, तो हम इसको इतना आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे ले जाएंगे। देखिए आगे जाने पे ये ग्राफ किस तरह से बन जाएगा। अब इसको 90 डिग्री आगे ले जाते हैं, तो ये ग्राफ हम 90 डिग्री आगे ले गए। ठीक है, ये 90 डिग्री आगे हो गया। अब हम इन दोनों को अगर एक साथ बनाएंगे तो ये 90 डिग्री आगे जाने पे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया ईएमएफ का, यानी कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इससे 90 डिग्री आगे चल रही है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री आगे रहेगी। ठीक है, तो इसका अब देखिए कि फेजर डायग्राम कैसे। अच्छा, 90 डिग्री आगे होने का क्या मतलब है कि जब ये जीरो पे था ईएमएफ, तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम पे थी, और फिर वो साइन के ग्राफ को फॉलो करेगी, यानी कि करंट उससे हमेशा 90 डिग्री ग्राफ में आगे रहेगी। इसका डायग्राम देखिए, जैसे ये ईएमएफ का ग्राफ है, इसका फेज है ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो स्लांट है, ये तिरछी जो लाइन बनी हुई है, ये इसकी पीक वैल्यू को यानी कि ई नॉट को बताती है। करंट को हमें एंगल में आगे ले जाना है, फेज में आगे ले जाना है 90 डिग्री, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे जाओगे या क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर, आप बट एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री बनेगा इससे। तो ये जो पूरा एंगल है, ये इसकी फेज हो जाएगी करंट की, और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये इसकी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को, और ये वाली जो वैल्यू है ये आई नॉट को बताएगा। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। दिस इज फेजर डायग्राम। नोट करिए बेटा। तो एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, और इसको आप एक एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VL के इक्वल होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC के इक्वल होगी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज VR के इक्वल होगी। ठीक है, तो आपने इसको एक एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो मैग्नीट्यूड वाइज केस फर्स्ट हम लेते हैं कि जो VL है वो VC से ज्यादा है, VL VC से ज्यादा होगा। तो जब VL VC से ज्यादा होता है तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्किट है ये इंडक्टिव सर्किट है ना। तो इसमें जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डोमिनेट करती है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि VL और VC ऑपोजिट फेज में होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। क्यों चलते हैं उसको देखिए जरा। अगर हम VR को इस तरफ डिनोट करते हैं, ठीक है, VR को हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दिया, तो करंट को भी एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, क्योंकि VR और I सेम फेज में होते हैं। तो हमने इसको रेफरेंस ले लिया, और VR और I दोनों की फेज को हमने 0 ले लिया। अब आप बताइए कि कैपेसिटर इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से आगे रहती है, तो हम उसको किस तरफ डिनोट करेंगे? 90 डिग्री आगे, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 जाएंगे तो ये VL, और करंट से 90 डिग्री पीछे रहती है कैपेसिटर की वोल्टेज। तो ये देखो, ये वाली हाइट हमने ज्यादा दिखाई है और ये कम दिखाई है। तो आप ये देखेंगे कि VL और VC दोनों ऑपोजिट फेज में है,
यानी कि उन दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो आप जब इसका रिजल्टेंट बनाओगे तो VL और VC का जो रिजल्टेंट है वो आपको VL की डायरेक्शन में मिलेगा, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा VL माइनस VC, और VR आपको करंट की डायरेक्शन में मिलेगा। तो VR और करंट की डायरेक्शन तो सेम है, तो इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, VL माइनस VC और VR में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप बिल्कुल वेक्टर वाले मेथड से निकालोगे, तो ये जो डायगोनल है ये नेट वोल्टेज को बताएगा। तो दिस इज नेट वोल्टेज V। ठीक है, ये वोल्टेज V हो गई, और ये करंट के साथ एक फेज एंगल बनाता है फाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करता है बाय एंगल फाई एंगल से। तो फाई एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप फाई को कैलकुलेट करोगे तो फाई आप निकाल सकते हो 10 फाई से। अगर हम इसको देखेंगे तो 10 फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये VL माइनस VC, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन R, या cos फाई से निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपनेस, यानी कि VR, ये बेस हो गया और हाइपनेस V हो गया। अच्छा, और एक चीज कि जो नेट वोल्टेज है V वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो नेट वोल्टेज है वो इस तरह से निकलती है। ठीक है, सीरीज में इसका ये मतलब नहीं है कि नेट वोल्टेज आप VL प्लस VC प्लस VR करके निकाल सकते हो। ये V इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि इनकी फेज अलग अलग होती है। VL और VC में तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसलिए इन दोनों में हमेशा माइनस साइन आता है कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका नेट इम्पिडेंस, जो नेट ऑपोजिशन टू करंट है उसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। तो इसमें एक टर्म यूज होता है इम्पिडेंस, और उसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z, एंड दिस इज नेट ऑपोजिशन टू करंट। क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, तीनों एलिमेंट है, इसलिए ना तो हम इसको रिएक्टेंस बोल सकते हैं ना रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसलिए इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, जो VR है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I इंटू R के इक्वल होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I इंटू XL के इक्वल होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I इंटू XC के इक्वल होगा, और जो नेट वोल्टेज है वो I इंटू Z के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और देखिए कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, तो ये जो सर्किट इंडक्टिव होता है इसमें वोल्टेज लीड करती है। तो इन इंडक्टिव सर्किट का मतलब हो गया कि VL VC से ज्यादा है, तो जो वोल्टेज है नेट वोल्टेज लीड्स करंट, तो ये करंट को लीड करती है, मतलब करंट से आगे रहती है। कितना आगे रहती है, फाई एंगल आगे रहती है, और फाई हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब VR की वैल्यू कितनी है, VR हो गया I इंटू R के बराबर, और V कितना हो गया I इंटू Z के बराबर, I से I कट गया तो ये R बाई Z के इक्वल होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos phi इज इक्वल टू R बाय Z। तो Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन आई है V इज इक्वल टू, तो जो V इज इक्वल टू अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर है, इनमें ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए। ये तो I इंटू Z हो गया, सीरीज में करंट तो सभी में सेम रहेगी, तो ये I इंटू XL, ये I इंटू XC इसका स्क्वायर, और ये I इंटू R और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो I कॉमन निकाल लीजिए, तो XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। I स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा,
तो एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई अंडर रूट के बाहर, और ये एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई स्क्वायर का अंडर रूट आई हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आई जेड था, आई से आई कैंसिल हो गया, तो जेड का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं, यानी कि नेट ऑपोजिशन टू करंट निकाल सकते हैं। नोट करिए बेटा इसको। केस सेकंड है कि केस सेकंड, इसमें वीसी वीएल से ज्यादा होता है, तो अगर वीसी वीएल से ज्यादा होगा तो ये वीआर और करंट ये तो सेम फेज में रहते हैं, वीएल कम है और वीसी ज्यादा है, ठीक है। तो वीसी अगर वीएल से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि जो सर्किट है वो कैपेसिटेटिव है, सर्किट इज कैपेसिटेटिव, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लीड करेगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वीसी डोमिनेट करेगा, इसलिए नीचे वीसी माइनस वीएल के इक्वल हो जाएगा, और ये वीआर होगा, करंट भी यहीं पे रहेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वोल्टेज को डिनोट करेगा, और यहाँ पे जो फेज एंगल है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज है वो पीछे रह जाएगी, है ना, तो ये जो डायगोनल है ये वोल्टेज को डिनोट करेगा, तो वोल्टेज फाई एंगल पीछे रह जाएगी। तो सर्किट कैपेसिटेटिव है, इसीलिए वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, कैपेसिटेटिव, तो इसका मतलब वीसी वीएल से ज्यादा है, इसलिए जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करती है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल फाई। तो फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट, तो ये वीसी माइनस वीएल हो गया। तो आप इसमें या तो टेन फाई से इसका फेज एंगल निकाल सकते हो, वीसी माइनस वीएल बाई वी, या कॉस फाई से निकाल सकते हो, तो कॉस फाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपनेस, यानी कि वी आर अपॉन वी, ठीक है। जेड का फॉर्मूला वही रहेगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें एक्ससी को पहले लिख दोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो बस इसमें फेज का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ चीजें पहले जैसे ही। क्लियर है बेटा? यस सर। वोल्टेज निकालोगे तो वोल्टेज बिल्कुल उसी तरह से अंडर रूट वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सब कुछ पहले जैसा है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो करंट है वो लीड करेगी, और कैपेसिटिव सर्किट का क्या मतलब होता है वो इससे समझ में आएगा, ठीक है बेटा। ये इस चैप्टर का क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसको बड़े ध्यान से इसके डेरिवेशन पढ़ेगा और न्यूमेरिकल्स में इसकी एप्लीकेशन करेंगे।